हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मटेरियल मैनेजमेंट की कैसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी वार्ड इंचार्ज, आप कोई वार्ड इंचार्ज है तो आपके अंडर में है सारा वार्ड। आपको कैसे उसको ध्यान रखना है, क्या क्या मटेरियल को आपको पहले मंगाना है, क्या क्या आपको मटेरियल को कैसे करता है, कितने अवेलेबिलिटी है, क्या उनकी क्वांटिटी है, क्या उनकी क्वालिटी है, ये सब किस में इंक्लूड होता है। ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मटेरियल मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट, देखो इसका मतलब क्या होता है। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है तो ये जो स्टॉक है, इक्विपमेंट्स का स्टॉक, भैया कितना सामान हमारे पास रखा हुआ है, वो क्या कहलाता है, वो आपका मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए, इट इंक्लूड, इसका मतलब होता क्या है, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स सच एज, किन किन का मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कोई इक्विपमेंट हो, सच एज इक्विपमेंट्स, सच एज इक्विपमेंट्स, कोमा मेडिकल और सर्जिकल आइटम्स, मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स, कोमा मेडिसिन्स etc। तो या इन सब का स्टॉक रखना, ये किस में आएगा? मटेरियल मैनेजमेंट में आएगा। मटेरियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, इसका मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट मींस, मटेरियल मैनेजमेंट मींस टू चेक स्टॉक, टू चेक स्टॉक। भैया हमारे पास कितना सामान जो है वो भरा हुआ है, ये किस में आता है? मटेरियल मैनेजमेंट में आता है। हम लोग करते क्यों है मटेरियल मैनेजमेंट, क्या पर्पज है? तो हेडिंग डालिएगा पर्पज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि हम क्यों कर रहे हैं। आप मान लो आपको शादी आप अरेंज कर रहे हो, आप कोई फंक्शन अरेंज कर रहे हो, तो आपको मटेरियल का भैया सामान को बचा के रखना है। क्यों करना है? देखो आओ, पर्पज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले तो भैया आप अगर आप सारा सामान अगर आप अपडेट रखोगे तो आपका जो काम है वो कहीं नहीं रुकेगा, है ना। ताकि एक जो फ्लो है, वर्क बैलेंस है, वो बना रहेगा। तो पहला मटेरियल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए हमको? टू फॉर गुड वर्क फ्लो। भाई आप जितना अच्छा आप सामान देते रहोगे, आपके पास जितने अच्छे तरीके से सामान आता रहेगा, आपका काम चलता रहेगा। मान लो आपके पास 100 इंजेक्शन आए, आपके डेली खत्म हो रहे हैं, 100 खत्म हुए, 70 खत्म हुए, उससे पहले आपने मंगा लिया, आपको सामान मिल गया, आपके अच्छा चल रहा है अच्छे तरीके से। तो टू गुड फॉर गुड वर्क फ्लो। सेकंड, क्यों करना है हमको मटेरियल का मैनेजमेंट? ताकि हमको पता लग सके कौन सा सामान ज्यादा यूज में आ रहा है, कौन सा सामान कम यूज में आ रहा है। टू फॉर टू चेक विच आइटम इज मोर यूज्ड एंड विच यूज्ड लेस। भैया कौन सा ज्यादा काम में आ रहा है और कौन सा कम काम में आ रहा है, ये हमको पता लग सके। तीसरी बात कि भैया अचानक से इमरजेंसी कंडीशन में कोई सामान जो है वो आपको मतलब अचानक कम ना हो जाए, इसके लिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट करना है। टू प्रिवेंट एनी इमरजेंसी सिचुएशन, टू प्रिवेंट एनी इमरजेंसी सिचुएशन, कि भैया मान लो हमारे पास पहले से अगर सामान होगा और अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, मान लो अचानक जो है भाई आपके पास एआरवी इंजेक्शन है,
आपके पास 20 ARV के इंजेक्शन है, अचानक मान लो किसी गांव में कोई कुत्ता पागल हो गया, उसने 20 लोगों को काट लिया, तो भैया आपके पास अगर सामान होगा तो आप तुरंत उनको बचा लोगे। मान लो आपके पास नहीं है, आप फोन करके मंगा रहे हो यार ARV भेजना, तो कितना टाइम लगेगा समझ रहे हो। टू प्रिवेंट एनी इमरजेंसी सिचुएशन, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको तुरंत सामान मंगा लो। तो ये 3-4 पर्पज जो है वो क्या है, 3-4 पर्पज है कि भैया क्यों हमको मटेरियल मैनेजमेंट करना चाहिए। अब आता है एक इन्वेंट्री कंट्रोल, हेडिंग डालेगा इन्वेंट्री कंट्रोल। तो भैया हमको कौन सा सामान कैसे मंगाना है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट टू ऑर्डर फॉर समथिंग या ऑर्डरिंग समथिंग। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो हेडिंग डालो इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है ऑर्डर करना, मतलब चीजों को मंगाना। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ऑर्डर करना। भाई मान लो आज अपन को 50 जो है वो 100, मान लो 100 अपन को RL चाहिए, आप वार्ड इंचार्ज हो, आपको 100 RL चाहिए, 100 आपको डिक्लोफेनिक चाहिए, हाँ 100 ही आपको जो है वो और कोई सामान चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इन्वेंट्री डालनी पड़ेगी, इन्वेंट्री रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि भैया हमको सामान चाहिए। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मीन्स ऑर्डरिंग आइटम्स, आइटम्स को क्या करना, सामान को क्या करना, मटेरियल को ऑर्डर करना। इन्वेंट्री मींस भाई आप खुद थोड़ी ना लेने जाओगे कि आप बोर्ड इंचार्ज हो तो आप बाजार जा रहे हो खुद लेके सामान लेने जा रहे हो, नहीं, आपको वो चीजें ऑर्डर करनी पड़ेगी ताकि आपके पास आ जाए। इन्वेंट्री मींस ऑर्डरिंग आइटम्स, भैया हमको ये आइटम चाहिए, हमको ये सामान चाहिए, आप लाके दो, ये इन्वेंट्री का मतलब होता है। अच्छा, इन्वेंट्री में आप देखो, आपको जो चीज ज्यादा इमरजेंसी है वो आपको पहले मंगानी है, ऐसा नहीं कि लेस इमरजेंसी को बाद में। जैसे मान लो आपको चाहिए थे, आपको 10 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, 10 आपको डिक्लोफेनिक इंजेक्शन चाहिए, 10 आपको RL चाहिए और 10 आपको टिश्यू पेपर चाहिए, है ना। आपने भाई साहब सबसे पहले इन्वेंट्री डाला किसके लिए, टिश्यू पेपर के लिए। अरे नहीं भैया, आपको सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए चाहिए। मतलब जो ज्यादा इमरजेंसी, जिसकी ज्यादा जरूरत होती है उसको पहले मंगवाना है, जिसकी लेस जरूरत है, जिसकी बिना काम चल सकता है उसको सबसे बाद में मंगवाना है। तो ऑर्डर, ऑर्डर या ऑर्डर फर्स्ट, किसको ऑर्डर फर्स्ट करना है, दैट इज मोर इन यूज, जो ज्यादा काम में आता है उसको पहले मंगाना है। और लास्ट ऑर्डर, लास्ट किसको करना है, ऑर्डर लास्ट दैट इज लेस इन यूज, जो सबसे कम काम में आ रहा है उसको सबसे लास्ट में मंगाना है। आपको ये नहीं कि सामान खत्म होने के बाद ही मंगाना है कि साहब मेरे पास अभी 100 RL मंगाए थे मैंने, अभी मेरे पास 99 खत्म हो गए, एक बच रहा है, तो अब मैं एक खत्म होने के बाद ही मंगाऊंगा, नहीं, आपको पहले ही मंगा लेना है। लगभग जब आइटम 70% तक खत्म हो जाए तभी आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास 70 RL अब खत्म हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री रिक्वेस्ट डाल देनी है, लास्ट टाइम पे नहीं डालना है। इन्वेंट्री रिक्वेस्ट कब डालनी है, इन्वेंट्री रिक्वेस्ट शुड बी इन्वेंट्री रिक्वेस्ट शुड apply when item finish about 70%, की जब कोई आइटम 70% तक खत्म हो गया है तभी अपन को क्या करना है, इन्वेंट्री रिक्वेस्ट अप्लाई कर देनी है। ये नहीं कि भाई पूरा 100 खत्म होगा तभी मंगाऊंगा, नहीं, आपको पहले ही मंगा लेना है वो। अब देखो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, तीन तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन लोग। पहला हम लोग पढ़ेंगे एबीसी, एबीसी। सेकेंड हम लोग अपन पढ़ेंगे वीईडी, और थर्ड अपन लोग पढ़ेंगे एफएसएन। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से सवाल जरूर आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में सवाल आता है, यहां से सवाल बहुत आता है। चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे
एबीसी कंट्रोल, ए बी सी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसी का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल अप्रोच, अल्फाबेटिकल अप्रोच, अप्रोच। इसी को बोलते हैं सिम, एसाइम, सेलेक्टिवली इम्पार्ट मेम्ब्रेन, या सिम नाम से याद रखिएगा आप, केवल दो को याद रख लो, एबीसी और अल्फाबेटिकल, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलो आओ देखते हैं क्या है इनके बारे में। देखो कि भैया ए के अंदर ऐसे आइटम आते हैं जिनके बिना हॉस्पिटल, या मैं बोलूं कि जो मतलब बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है ना, और इनका जो रिक्वायरमेंट है या लेस नंबर में काम आते हैं। देखो ए में कौन से आते हैं, ए कैटेगरी में वो सामान आते हैं जिनका हाई कॉस्ट है और लो इन नंबर। जैसे मान लो किसी, आप देखो एमआरआई मशीन जो है बहुत ज्यादा महंगी आती है, तो किसी किसी हॉस्पिटल में होती है, सब में होती भी नहीं है ना। तो ए कैटेगरी में वो सामान आते हैं जो हाई इन कॉस्ट, हाई इन कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगी है, 2 करोड़ रुपए की मशीन है मान लो, तो भाई हर हॉस्पिटल उसको नहीं मंगा सकता। हाई इन कॉस्ट, लेस इन नंबर। भाई मान लो आज अपने पास है ही नहीं पैसा इतना, है ना, 2 करोड़ रुपए थोड़ी ना है, तो हम लोग नहीं मंगा सकते, लेस ही नंबर ही होगा। बी कैटेगरी में कौन आता है, बी कैटेगरी में कि मॉडरेट इन कॉस्ट, मॉडरेट इन नंबर की, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन हम उसको इतना मॉडरेट अमाउंट में मंगाते हैं, ज्यादा भी नहीं मंगा सकते। मॉडरेट इन कॉस्ट, मॉडरेट इन नंबर, मॉडरेट इन कॉस्ट, मॉडरेट इन नंबर, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा कॉस्ट की नहीं है, लेकिन उतना ही, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये ठीक है, ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन हर बस मॉडरेट, हर हॉस्पिटल में एक एक दो दो ही होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। सी कैटेगरी में क्या आता है, लेस इन कॉस्ट, की बहुत कम प्राइस है तो बहुत ज्यादा नंबर में होता है ये। इसमें क्या आएगा, लेस इन कॉस्ट, मोर इन नंबर। जैसे आपके कोई भी ऐसे सामान जो बहुत सस्ते हैं, इंजेक्शन देख लो कितने सस्ते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में ना। तो ये 3 कैटेगरी होती है एबीसी की। चलो दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका वीईडी, वाइटल असेंशियल डिजायरेबल। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वीईडी क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं वाइटल असेंशियल, वाइटल असेंशियल, वाइटल असेंशियल डिजायरेबल। डिजायरेबल देखो वी के अंदर कैसा आता है, वी कैटेगरी के अंदर आता है वाइटल, भैया ऐसे इक्विपमेंट्स जिनके बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता। हाँ, ऐसे विद वाइटल इक्विपमेंट्स, वी का मतलब होता है वाइटल इक्विपमेंट्स जिनके बिना हॉस्पिटल रन नहीं हो सकता, विदाउट देम हॉस्पिटल हॉस्पिटल कैन नॉट रन। जैसे बताओ कौन सा, जैसे आपके ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई के बिना बताओ हॉस्पिटल चल सकता है कि नहीं चल सकता, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, चलो अगली कैटेगरी है ई, असेंशियल, असेंशियल इक्विपमेंट्स, असेंशियल इक्विपमेंट्स विदाउट देम, भाई हॉस्पिटल तो चलेगा लेकिन फंक्शन अफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, ये नहीं कि इसके बिना काम रुक जाएगा, नहीं, काम नहीं रुकेगा, हॉस्पिटल चलेगा लेकिन थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा। एसेंशियल इक्विपमेंट विदाउट देम हॉस्पिटल वर्क, हॉस्पिटल वर्क गेट अफेक्टेड,
बट नॉट स्टॉप। भाई अफेक्ट होगा लेकिन ये ऐसा नहीं कि रुक ही जाएगा, बट नॉट, लेकिन रुक ही नहीं जाएगा, है ना, स्टॉप हो सकता है, रुकेगा नहीं। जैसे आपके हॉस्पिटल हो गया, या एग्जाम्पल में हो गया आपके एंटीबायोटिक्स, है ना, कि एंटीबायोटिक्स के बिना कोई हॉस्पिटल रुक सकता है क्या, बताओ, नहीं रुक सकता। हाँ लेकिन अफेक्ट हो सकता है कि यार आप देखो कितनी सारी बैक्टीरियल डिजीज है, हमने एंटीबायोटिक नहीं होगी तो थोड़ा सा वो काम तो अटकेगा ना, कि यार बिना इसके कैसे सही करें हम पेशेंट्स को, काम रुक सकता है, थोड़ा अटक सकता है, हॉस्पिटल नहीं रुकेगा। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। चलो तीसरी कैटेगरी है डिजायरेबल। डिजायरेबल इक्विपमेंट्स, डिजायरेबल इक्विपमेंट्स इसके अंदर क्या आता है, डिजायरेबल इक्विपमेंट्स जिनके बिना ना तो हॉस्पिटल रुकेगा ना काम अफेक्ट होगा, कि भाई नहीं भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट देम डिजायरेबल इक्विपमेंट्स, विदाउट देम without them neither work stop, without them neither work stop nor function affected। जैसे इंजेक्शंस हो गए, सिरिंज हो गए, सिरिंज के बिना कोई काम अटकता है क्या, टिश्यू पेपर के बिना कोई काम अटकता है क्या, नहीं भी होंगे तो भी क्या दिक्कत है, टिश्यू पेपर लिख लो। विदाउट देम, या तो जिनके बिना ना तो कोई काम रुक रहा है और जिनके बिना ना फिर जो है हॉस्पिटल रुक रहा है। एग्जाम्पल टिश्यू पेपर, इनके बिना कोई काम रुकता है क्या, नहीं रुकता कभी भी, है ना, इनके बिना कोई काम नहीं रुकता। टिश्यू पेपर का क्या है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन होता है। तीसरा है FSN, थर्ड क्लासिफिकेशन है FSN क्लासिफिकेशन। FSN क्लासिफिकेशन, F का मतलब होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। भाई F का मतलब है फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग में क्या आता है कि जिनका सामान, जिन सामान का यूज ज्यादा हो रहा है, मोर यूज आइटम्स। कुछ आइटम्स देखो जिनके बहुत ज्यादा यूज आता है, जैसे हॉस्पिटल में देखो आप, हाँ, इंजेक्शन हर दूसरे आदमी के इंजेक्शन लग रहा है, हर दूसरे आदमी को पैरासीटामोल लग रही है, फास्ट मूविंग। स्लो मूविंग कभी कभी, स्लो मूविंग कभी कभी, लेस यूज, और नॉन मूविंग काम ही नहीं आ रहा, 10 दिन में कोई एक बार काम आ रहा है, वेरी लेस यूज। यहां इन तीनों जो क्लासिफिकेशन है इनसे सवाल जरूर आता है भैया। पहला कौन सा बताया, एबीसी, देखो यहां से सवाल जरूर आता है, एबीसी की फुल फॉर्म, और ए कैटेगरी में कौन सा आइटम आता है, बी कैटेगरी में कौन सा आइटम आता है, सी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम नंबर में होते हैं ये ऐसे आइटम्स। बी कैटेगरी में कौन सा आइटम आता है, जिनकी कॉस्ट मॉडरेट है और मॉडरेट ही नंबर होते हैं। सी कैटेगरी में कौन से आते हैं, जिनकी कॉस्ट मतलब कॉस्ट बहुत कम है और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। फिर वीडी से ऊपर सवाल आता है कि वीडी का पूरा नाम पूछ लेते हैं पहली बात। बी कैटेगरी में कौन से आइटम आते हैं, बी के अंदर वो आइटम आते हैं जो बहुत वाइटल होते हैं, जिनके बिना हॉस्पिटल ही नहीं चल सकता। ई का मतलब असेंशियल आइटम, जिनके बिना हॉस्पिटल तो चलेगा लेकिन फंक्शन अफेक्ट होंगे। और डी कैटेगरी ऐसी है जिसके बिना ना तो काम रुकेगा ना हॉस्पिटल रुकेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया हमने FSN कैटेगरी, इसका मतलब होता है कि भैया एक तो वैसे आइटम जो बहुत ज्यादा काम में आ रहे हैं, जैसे फास्ट मूविंग, जैसे आप देखो हर दूसरे पेशेंट को पैरासीटामोल, डिक्लोफेनिक, टर्माडोल ऐसी टैबलेट दी जाती है, फास्ट मूविंग। हाँ स्लो मूविंग जो कभी बहुत रेयर कि हाँ दिन में एक पेशेंट को दे दी, हाँ। और नॉन मूविंग ऐसा जो है ही नहीं, काम ही नहीं आ रही, कोई ऐसी टैबलेट जो दिन में, ये मैं बोलूँ कि 10 दिन में भी काम नहीं रही, स्नेक विनोम हो गया, कभी काम ही नहीं आया, है ना, किसी को काट नहीं रहा। ARV आ गया, स्लो मूविंग में बहुत लेस काम आ रहा है। डिक्लोफेनिक हो गया, बहुत ज्यादा काम आ रहा है ना। तो भले आप चाहो तो इसका लिख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे डिक्लोफेनिक इंजेक्शन इसके अंदर आता है। डिक्लोफेनिक इंजेक्शन जो है वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर एग्जांपल में अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या आएगा, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन, बहुत कम भाई, डेली कुत्ता थोड़ी ना काटता किसी को। और इसके अंदर स्नेक विनोम जो एंटीडोड होता है,
स्नैक बिनोम जो एंटीडोट होता है वो बहुत कम काम आता है ना, तो ये सब क्या है, नॉन मूविंग है। क्लियर है बात? तो यहां पे हमारा मटेरियल मैनेजमेंट खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस एक एक बात पूछते हैं इसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फिस्कल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फिस्कल मैनेजमेंट आल्सो नोन एज, इसी का दूसरा नाम है आल्सो नोन एज फिस्कल, फिस्कल मैनेजमेंट। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स होते हैं इसके। पहला कंपोनेंट होता है प्लानिंग, दूसरा होता है बजटिंग, बजटिंग, और तीसरा होता है इवाल्युएशन, इवाल्युएशन। तीन होते हैं, देखो बिल्कुल आसान सा है, बता देता हूं चलो। प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को प्लान करना कि कैसे करेंगे, हाउ टू डू। देखो सबसे पहले होता है प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, ये मोस्ट वाइटल इवेंट होता है सबसे पहला, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वाइटल स्टेप। सबसे ज्यादा यही होता है मोस्ट वाइटल स्टेप, मतलब सबसे पहला स्टेप ये होता है। इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड, इट इंक्लूड, तीन सवाल आते हैं इसके अंदर कि हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, और व्हाट टू, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, और व्हेन टू डू कब करना है। भाई जैसे आप मान लो आप हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके मन में तीन सवाल आएंगे और उनके तीन जवाब आप जब आप ढूंढ लोगे तो आपकी प्लानिंग हो जाएगी। क्या क्या, कि भैया व्हेन टू डू, एक तो कब करना है, मेरे को हॉस्पिटल खोलना है 2030 में, क्या करना है, मेरे को हॉस्पिटल खोलना है, कब खोलना है 2030 में, और कैसे खोलना है, हाउ टू डू कैसे खोलूंगा, भाई मैं इतने सारे स्टाफ लेके आऊंगा, ये सब करूंगा। तो ये होता है प्लानिंग के अंदर, तो पहला स्टेप होता है प्लानिंग। क्लियर है? चलिए दूसरा स्टेप होता है बजटिंग। बजटिंग तीन तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल बजटिंग, एक होती है ऑपरेटिंग बजटिंग, एक होती है जीरो बजटिंग। चलो बता देता हूं तीनों ही। सेकंड होती है बजटिंग, बजटिंग तीन तरीके की होती है देखो। पहली है कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। सेकंड होती है ऑपरेटिंग बजटिंग, ऑपरेटिंग। और थर्ड होती है जीरो बजटिंग। ये कोई बजटिंग मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन में होती है क्या? देखो जो कैपिटल बजटिंग है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डेली की बजटिंग है, जैसे डेली की कोई चीजें हैं उनके लिए जो काम होते हैं, जैसे डेली का हो गया, मान लो डेली क्लीनिंग होनी है हॉस्पिटल के अंदर, हाँ, तो वो जो पैसा है, वो जो बजट है वो किसका है, कैपिटल बजटिंग। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या आता है, डेली थिंग्स, इंक्लूड इट इंक्लूड बजट फॉर डेली आइटम्स सच एज क्लीनिंग, भाई क्लीनिंग कोमा लेबर, हर हॉस्पिटल में लेबर बहुत जरूरी है, डेली होता है लेबर,
काम करने वाले जो मजदूर हैं, है ना, ये हो गया, है ना। भाई लेबरिंग बिना नहीं हो सकता कुछ भी, लेबर हो गया, और उसके अलावा डेली थिंग्स जो भी आएंगी वो सब इसमें आएगा ना, क्लीनिंग, लेबर, ये सब इसमें आएगा। ऑपरेटिंग में क्या होगा, मान लो हॉस्पिटल के अंदर कोई काम चल रहा है या अपन ने कोई मशीन खरीदी है ना, तो वो सब इसके अंदर आता है। इट इंक्लूड बजट फॉर एनी इक्विपमेंट्स कॉमा कंस्ट्रक्शन इन हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल को मान लो कोई नई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए जो पैसा लगेगा वो कौन सी बजटिंग से होगा, ऑपरेटिंग बजटिंग से। और जीरो बजटिंग में क्या आता है, इमरजेंसी। मान लो हॉस्पिटल में अचानक से कोई बिल्डिंग गिर गई, हाँ, या अचानक से कुछ आग लग गई, उसके लिए जो खर्चा हुआ वो किस में आता है, जीरो बजटिंग। इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी कंडीशंस। और लास्ट स्टेप होता है इवाल्वेशन। इवाल्वेशन का मतलब होता है कि चीजों को इवाल्वेट करना, कि हमने कितना अर्न किया और हमने कितना लॉस में हो गए, तो ये होता है इवाल्वेशन। तो यहां हमारा मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानी खत्म होती है। याद रखिएगा, आपको सवाल जो ज्यादातर पूछे जाएंगे वो एबीसी कंट्रोल, फिर अगला मैं बता रहा हूं वीईडी और एफएसएन, तीनों के अलावा सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। इन तीनों में से सवाल 101% पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यहां हमारा मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।